हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की स्टडी किया था। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो सिकल सेल में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, सिकल के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम हंसिया के जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेन कि जो सब्सटीट्यूशन है एमिनो एसिड ग्लूटामिन का, जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो ग्लूटामिन लगता है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है वैलिन से। ग्लूटामिन की जगह पे वैलिन आकर जुड़ जाता है HbA में। इसके दो चेन होते हैं, तो उसके एक चेन में क्या हो रहा है, ग्लूटामिन 6th पोजीशन पर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड ग्लूटामिन ऑन पोजीशन 6 प्रेजेंट इन द चेन ऑफ HbA बाय वैलिन। तो ग्लूटामिन सब्स्टिट्यूट हो रहा है वैलिन से और इसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन S। HbA है। अब इसे हम जब एबनॉर्मली यहाँ पर ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल HB, जो कि हीमोग्लोबिन S कहलाता है। इन होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होल HbA इज रिप्लेस्ड बाय HbS। इन पर्सन्स में होमोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जिसमें जो जीन होते हैं, अगर आप लोग 11th-12th में अच्छे से पढ़े हो तो आपको याद होगा, एलील्स होते हैं, मतलब जिनका जो जीन दो तरह के जीन है, दोनों पेरेंट्स से आए हुए जीन है। तो अगर दोनों में सेम तरह के, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज कीजिए इसके लिए एक एलील है R, तो दूसरे पेरेंट से जो आया एलील है अगर वो भी R है, मतलब कैपिटल R है, तो क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। तो अगर इस तरह का इंडिविजुअल है जो होमोजाइगस है, जिसमें दोनों एलील एक जैसे हैं, तो उन एलील्स वाले पर्सन्स में HbA जो है कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाता है HbS HbS के जो है कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है HbA को। तो कम्प्लीटली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे क्या हो रहा है, सिकल सेल डिजीज हो रहा है। इन हेट्रोजाइगस एनिमल में दोनों एलील अलग अलग हैं। एक पेरेंट से आया हुआ एलील R है, कैपिटल R, तो एक से आया हुआ स्मॉल r है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहेंगे। तो इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में केवल 50% ही हीमोग्लोबिन A जो है वो रिप्लेस होता है HbS से। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिकल सेल ट्रेट्स कहते हैं। When the number of red cells decreases due to the hemolysis, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन पर्सन्स में HbS कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुका है HbA को, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, जिससे एनीमिया हो रहा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया कह रहे हैं। HbS जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, वो जो रेड ब्लड सेल है इसके मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, और इसकी वजह से जो आरबीसी का शेप है वो ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। सिकल सेल कैन इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। सिकल सेल्स जो प्रेजेंट हैं उनकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं ब्लड। इसकी वजह से ब्लड का ब्लॉक होने लगता है वेसल में, उसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे हो जाता है, और कई जगहों पर वो ब्लॉक भी होने लग जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ब्लड नॉर्मली फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। जो दूसरे टिश्यू और ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो टिश्यूज़ और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। वहाँ पर पेन प्रोड्यूस होता है, खासकर एब्डोमिनल रीजन में, और जॉइंट पेन। तो एब्डोमिनल पेन और जॉइंट पेन बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सिकल सेल पेशेंट में। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसके जितने भी सिम्टम्स हैं डायरेक्टली हैं ड्यू टू द सिकल्स रेड ब्लड सेल। जो सिकल सेप का हो गया है ब्लड, उन्हीं की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है वही हमको साइन एंड सिम्टम्स में दिखते हैं। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गई है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। द पेशेंट्स एंड्योर एपिसोड्स ऑफ इंटरमिटेंट क्राइसिस। अब जो पेशेंट है उनमें इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है और जो ऑर्गन है वो डैमेज हो रहा है, तो क्राइसिस होने लगता है ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट।
उस और वो जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है उससे वो कितने डिग्री में अफेक्ट हुआ है, कितना सीवियर वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, वहाँ तक ऑक्सीजन कम पहुँच रहा है, इस वजह से वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। फैटिक एंड एनीमिया, फैटिक पर्सन बहुत जल्दी थकान महसूस करता है, और एनीमिया मतलब उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होने लगता है। पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द हैंड्स और फीट, या फिर अर्थराइटिस डेवलप होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सिकल सेल पर्सन है उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सडन पुलिंग ऑफ ब्लड इन द स्प्लीन एंड लीवर कंजेशन, बहुत ज़्यादा ब्लड स्प्लीन में जाने लगता है, जिससे कि स्प्लीन में रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। रेड स्प्लीन एक ऐसा साइट है जहाँ पर रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन भी होता है और स्टोरेज भी होता है, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, लीवर में कंजेशन होने लगता है। लंग एंड हार्ट इंजरी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ऑक्सीजन भी कम पहुँच रहा है। लेग अल्सर, आई का डैमेज होना या फिर बोन का इन्फेक्शन होना, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं सिकल सेल पर्सन के। मोस्ट ऑफ द पीपल में एक्सपायर बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स। सिकल सेल से अफेक्टेड जो पर्सन है वो 40 ईयर से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ जो पर्सन होते हैं जिनमें जो होमोजाइगस टाइप के हैं वो कुछ समय तक उनमें हो सकता है कि कोई साइन एंड सिम्टम्स ना हो, कुछ फ्यू मंथ्स ऑफ द बर्थ, लेकिन उसके बाद उनमें साइन एंड सिम्टम दिखने लगते हैं और ऐसे पर्सन बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो सिकल सेल ट्रेट्स हैं वो थोड़ा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं और एक तरीके से वो क्या बन जाते हैं, कैरियर बन जाते हैं। तो अगर जब वो पेरेंट बनते हैं तो उनके जो डॉटर सेल्स बने रहे हैं उनमें जो सिकल सेल के ट्रेट्स है वो उनमें चले जाते हैं, तो उस तरह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक ट्रेट से दूसरे में चला गया है, तो इस तरीके से ये जेनेटिक हो जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ हो जाता है। इसे ब्लैक डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि पहले देखा गया था कि ये ब्लैक पर्सन जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ब्लैक जो पर्सन है अगर वो किसी वाइट पर्सन के साथ मीट करता है और जो वहाँ से डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी अगर वो ट्रेस चले गए तो वहाँ पर भी क्या है, सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। इस वजह से इसका कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है। बहुत सारे जो ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं तो वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उस मलेरिया से बचने के लिए जो आरबीसी है उसने अपना शेप चेंज किया था, क्योंकि जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं वो आरबीसी में ही ग्रो करते हैं, तो अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो मलेरिया के पैरासाइट्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो सिकल सेल पर्सन है वो मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें मलेरिया नहीं हो सकता है क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट्स आरबीसी में उनका ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से क्या था, सिकल सेल बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे पर्सन का जो डेथ भी हो सकता है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसका लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या आता है कि इसमें आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम से इसका जो ऑलमोस्ट जो है 1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आता है। हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, 6 to 9 ग्राम पर DL हो जाता है। अगर हम ब्लड स्मीयर देख रहे हैं तो उसमें हमको टिपिकल सिकल सेप के रेड सेल्स दिखाई देते हैं। जो रेटिकुलोसाइट है उसका काउंट बढ़ जाता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं और जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट 5 mg पर डे यहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसलिए एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करना, लेकिन सीवियर केसेस में ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ सिकल सेल एनीमिया।